ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 कंपनी अकाउंट। और कंपनी अकाउंट में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर। सो बच्चों, सबसे पहले आप ये जानिए कंपनी अकाउंट में फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। देखो, मैं बुक लेके पढ़ा रहा हूँ, विदाउट बुक में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरेटिकल हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कंपनी अकाउंट्स में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पेपर आते हैं, किस टाइप के। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कंपनी अकाउंट में जो 12 से 14 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कंपनी अकाउंट में 12 से 14 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जिसमें एक आपको 8 नंबर का ये क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग साइज में, इससे फिक्स है 8 नंबर का क्वेश्चन। और एक 3 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, जिसको हमें बैलेंस शीट बनाना होता है, जिसका हमें बैलेंस शीट बनाना होता है, हमको कंपनी के बैलेंस शीट में शो करना होता है, वो पूछा जाएगा। तो 8 और 3 कितने हो गए? 11। और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, यानी कुल मिला के हो गए 12। कुल मिला के कितने हो गए? 12 नंबर के क्वेश्चन आपके कंपनी अकाउंट से पूछे जाएंगे। जबकि कंपनी अकाउंट जो है वो केवल 20 नंबर का क्वेश्चन कंपनी अकाउंट से पूछा जाएगा। तो 12 यहाँ से हो गए, 8 कहाँ से पूछे जाएंगे? हो सकता है 2 क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर की आपके 3 क्वेश्चन पूछ दिए जाए। हो सकता है कि आपसे 1 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछ दें, या ऐसा हो सकता है कि 1 नंबर का केवल आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जाए और प्लस 1 और पूछ दिया जाए, और साथ ही साथ 6 नंबर डिवेंचर से पूछे जाएंगे और प्लस 1। अब इसको जब आप टोटल करेंगे तो 8 3 11, 12 13 और 7 20 नंबर के क्वेश्चन आपके मैंने बता दिया कहाँ से होंगे। 6 नंबर का डिवेंचर और प्लस 1 नंबर का डिवेंचर, यानी डिवेंचर से टोटल 7 नंबर थे। और कंपनी एनसीएल से आपके पूछे जाएंगे 12 से 13 नंबर, टोटल हो गए 20। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फॉर्म क्या होता है? आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है? आपने 11th में पढ़ा होगा कि बिजनेस के फॉर्म क्या होते हैं। देखिए, बिजनेस जो होता है कई प्रकार का होता है। जैसे एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है आप सभी को मालूम है, अपनी बुक में पढ़ेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ वेरी बिग बिजनेस बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशन एज सच, लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, लिमिटेशन ऑफ मैनेजरियल स्किल एंड मच मोर लिमिटेशन हैविंग दीज। सो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं, सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि कंपनी क्या होती है, व्हाट इज कंपनी, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी क्या होती है, व्हाट इज कंपनी। कंपनी क्या होती है, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी क्या होती है? तो आपको मैं बता दूं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए ध्यान से, मैं आपको इसकी डिफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं कि कंपनी क्या होती है। देखिए बच्चों, मैं आपको कंपनी जो होती है, कंपनी इज एन artificial person, created by law having separate entity with a perpetual perpetual succession succession and a common C। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया डिफिनेशन के अकॉर्डिंग,
कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं? अ पर्सन विच कैन नॉट बी सीन और टच। आर्टिफिशियल पर्सन उसे कहते हैं जिसको देखा ना जा सकते, जिसको छुआ ना जा सकते। जैसे SBI, एयरटेल, रिलायंस, टाटा, बाटा, गेल, भेल, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ। हमें हमारे मम्मी पापा या भगवान ने बनाया, जबकि कंपनी को लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इसके कुछ कानूनी वर्क होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? कंपनी को फॉर्म करते हैं। तो क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, हैविंग सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि जो कंपनी को क्रिएट करता है बाय लॉ के थ्रू, वह और कंपनी दो सेपरेट एंटिटी होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुकेश धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को स्टेब्लिश किया, रिलायंस कंपनी को स्टेब्लिश किया। तो धीरू भाई अंबानी और रिलायंस कंपनी दो सेपरेट एंटिटी हैं। धीरू भाई अंबानी अलग है और रिलायंस अलग है। किस बेस पे? सेपरेट एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंटिन्यूटी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यूटी, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा फॉर्म जिसमें बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है, कभी सोता नहीं है। एंड अ कॉमन सील, जो कंपनी होती है उसका एक कॉमन सील होता है, कॉमन सील या मुहर। जैसे सौर मुद्रा कॉमन सील की हिंदी होती है सौर मुद्रा। कॉमन सील एक प्रकार का मुहर होता है जिसको हम क्या करते हैं? जब भी कंपनी कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, कोई काम करती है, तो हम क्या करते हैं? उस मुहर को वहां पे प्लेस कर देते हैं। जैसे मान लो मैं मैनेजर हूं, सपोज कर लो कि किसी कंपनी का मैं मैनेजर हूं और मैंने अपना साइन कर दिया, लेकिन कंपनी की मुहर नहीं माना, नहीं वहां पे लगाया, तो उस कार्य के लिए, उस वर्क के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन यदि मैंने कोई कार्य किया और वहां पे अपनी मुहर मार दिया, तो अपनी साइन करना भूल गया, तो उस वर्क के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, और कंपनी रिस्पॉन्सिबल है तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं, चाहे मैं साइन करूं चाहे ना करूं। तो हर कंपनी का एक सौर मुद्रा होती है। देखिए कंपनी के डिफिनेशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग दी गई है, बट आपको इतना याद रखना होगा कि एक कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है और उसकी कॉमन सील होती है। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन आप कंपनी है कि कंपनी किसे कहते हैं। अगर जो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंपनी, देन यू कैन से, यू कैन एक्सप्लेन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हियर राइट, company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual successor and a common seal. This is the exact definition of कंपनी। तो ये कंपनी का क्या हुआ बच्चों? डिफिनेशन हुआ। इसको हम कंपनी, इस फॉर्म में हम कंपनी को डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक कंपनी के डिफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, हम दो प्रकार की कंपनी को दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है कंपनी लॉ और एक होता है कंपनी अकाउंट। ध्यान समझिएगा, कंपनी लॉ अलग होता है, कंपनी अकाउंट अलग होता है। कंपनी लॉ जब आप जाओगे बीकॉम में, तो बीकॉम में आप बीकॉम में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिसमें भी आप एक बुक पढ़ोगे जिसका नाम होगा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में कंपनी के सारे डिटेल, सेक्शन, सब सेक्शन, शेड्यूल, कंपनी कैसे फ्रेम होती है, कैसे सब कुछ कैसे परफॉर्म होता है, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, डिविडेंड क्या होते हैं, डिविडेंड के टाइप क्या होते हैं, मीटिंग क्या होते हैं, मीटिंग के टाइप क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कहाँ पे? कंपनी लॉ में। बट मैं यहाँ पे आपको कंपनी अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, तो कंपनी अकाउंट में मैं केवल आपको इतना बताऊंगा कि हाउ टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाए, इसके बारे में हम कंपनी अकाउंट में बात करेंगे। ठीक है ना? कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, कंपनी डिवेंचर कैसे इशू करती है, उसकी एंट्री कैसे करती है, अपना बैलेंस शीट कैसे बनाती है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आर डिस्कस इन कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, तो कंपनी अकाउंट्स में हमने आपको डिफिनेशन ऑफ कंपनी बताया कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी की मीनिंग क्या होती है मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कंपनी लॉ द्वारा निर्मित की
दी गई एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो सेपरेट एंटिटी रखती है और परपेचुअल सक्सेशन के बेस पे और इसकी कॉमन सीड होती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक बार और सुनिए, दोबारा सुनिए, पढ़िए, देखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि फीचर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? व्हाट इज द फीचर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी? कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए, मैं कंपनी अकाउंट पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल जो आपके सिलेबस में है वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो सीबीएसई हमें प्रेफर करती है, हम आपको केवल वही एक्सप्लेन करते हैं। तो कंपनी की डिफिनेशन देने के बाद अगला टॉपिक है कि फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या होते हैं कंपनी के। तो सबसे पहला फीचर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी, देखो जो कंपनी होती है बच्चों, वो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट का मतलब अलग, लीगल एंटिटी एक पृथक वैधानिक, एक पृथक सेपरेट स्टैट्यूटरी पर्सन होती है जो कंपनी स्टेब्लिश की जाती है। तो जिस दिन कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी दिन से कंपनी और कंपनी के जो मेंबर, जो फाउंडर होते हैं, दो अलग अलग हो जाते हैं। फाउंडर और कंपनी दो अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं। किस बेस पे? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी देखिए, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, एक कंपनी लीगल पर्सन होती है एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसका जो एंटिटी होता है वो अपने मेंबर से क्या होता है? डिफर होता है। इसका जो अपने मेंबर से डिफर होता है। इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। जो कंपनियां होती हैं वो अपने प्रॉपर्टीज को खुद के नाम से परचेज करती हैं एंड कैन ओपन अकाउंट इन बैंक इट्स ओन नेम, और ये बैंक में अपना जो अकाउंट ओपन करते हैं खुद के नाम से ओपन करते हैं। मतलब कहने का ये है कि बिजनेस में जो चीजें होती है वो कंपनी के नाम से होती हैं, न कि फाउंडर के नाम से होता है। जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कंपनी के नाम से होगा, न कि फाउंडर के नाम से होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी होती है वो हमेशा एक लीगल पर्सन होती है और जो भी वर्क करेगी वो अपने बेस पे करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ एक कंपनी जो होती है अपने मेंबर्स, अपने क्रेडिटर्स वगैरह के प्रति सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होती है, सेल्फ लायबल होती है। तो ये हुआ फीचर नंबर 1। दूसरा है परपेचुअल सेशन, PER, परपेचुअल SUCCESSION, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है इसको देखिए आप लोग। अब देखिए परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। देखिए जैसे हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग हमारे सबसे बड़ी खासियत होती है कि हमारे जीवन लाइफ साइकिल होता है। हम थकते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारी मृत्यु होती है, ठीक है। जबकि कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है, जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, उसी डेट को कंपनी का जन्मदिन माना जाता है, डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। और साथ ही साथ बच्चों, कंपनी ना तो कभी रिटायर होती है, कंपनी जो होती है वो किसी चीजों से अफेक्टेड नहीं होती। ना तो कंपनी रिटायर होती है, ना कंपनी की डेथ होती है, ना लुनेसी होता है, ना इंसॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर में कम एंड शेयर होल्डर में गो आउट। कंपनी डज नॉट goes on forever unless wind up according to the company act। देखिए कंपनी के मेंबर आए, मेंबर जाएं, कंपनी के मेंबर आए, मेंबर जाएं, एम्प्लॉय जाएं, कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो रहा है, उससे कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी निरंतर वर्क करती रहती है, कंटिन्यूअस वर्क करती रहती है, ठीक है। तो ये कंपनी का फीचर है, ठीक है। कंपनी का समापन केवल एक ही विधि से हो सकता है, वो भी बाय लॉ। कंपनी का समापन जो होगा वो केवल एक मेथड से हो सकता है, बाय लॉ। अदरवाइज कंपनी का समापन का कोई दूसरा मेथड नहीं है।
कंपनी एक ही तरीके से वाइंड अप हो सकती है। तीसरा है लिमिटेड लायबिलिटीज। तीसरा फीचर होता है लिमिटेड लायबिलिटीज। देखो बच्चों, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जो शेयर परचेस करते हैं, जो उसके डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, अन्य लोग जो होते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, मेंबर मतलब शेयर होल्डर। डायरेक्टर भी शेयर परचेस करते हैं, इसीलिए मैंने उनका नाम लिया है कि डायरेक्टर प्रमोटर भी कंपनी का शेयर परचेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी। तो इस कारण से ये लोग भी शेयर होल्डर होते हैं, ये लोग भी मेंबर होते हैं। तो कंपनी के मेंबर की जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है। कंपनी में मेंबर की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। लेकिन इसके पहले हमने जब आपको पार्टनरशिप पढ़ाया था तो पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म में हमने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें उनके मेंबर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनी में मेंबर की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैसे होती है? जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म में मान लो फर्म दिवालिया हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो फर्म की प्रॉपर्टी यदि डेब्ट का पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, फर्म की प्रॉपर्टी डेब्ट का पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में हम पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेच करके फर्म की डेब्ट का पेमेंट करते हैं, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में जो मेंबर होते हैं जितने का शेयर परचेस करेंगे, जितने वैल्यू का स्टॉक परचेस करेंगे, उतनी ही वैल्यू के लिए कंपनी के प्रति लायबल है। ठीक है, इसमें उनकी पर्सनल एसेट्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने रिलायंस कंपनी का 100 रुपये वाला 10 शेयर परचेस किया है। रिलायंस कंपनी का 100 रुपये वाला 10 शेयर परचेस किया है, तो उनकी लायबिलिटीज रिलायंस के प्रति केवल 10 × 100 बराबर 1000 रुपये की बनती है। यानी उनको रिलायंस को केवल 1000 रुपये देना है, उन्हें रिलायंस को केवल 1000 रुपये देना है। सपोज कर लो कि उन्होंने 500 दिया और 500 नहीं दे पाए किसी कारण से, तो रिलायंस कंपनी उनकी पर्सनल एसेट्स को बेच करके पैसा नहीं वसूलेगी, बल्कि जो 500 रुपया दिए हैं उसको जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। ठीक है ना, चाहे तो कंपनी उनको वापस भी कर सकती है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो ये होती है लायबिलिटीज, लिमिटेड लायबिलिटीज। तो 3 फीचर हो गए। चौथा फीचर है बच्चों कॉमन सील। कॉमन सील को कहते हैं मोहर या सार्वभौम मुद्रा। ये क्या होती है? जैसे जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को अफेक्ट वेरीफाई किया जाता है। अब वेरीफाई कौन करता है? वेरीफाई कंपनी करेगी, वेरीफाई वो पर्सन करेगा जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है। मान लो कंपनी को किसी ने कोई पैसा पेमेंट किया, तो कंपनी में एक पर्सन होगा जो बैठ के कंपनी का हिसाब किताब रख रहा है, अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो वो पर्सन जब भी कोई काम करेगा, या कंपनी के टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लो लेवल, जब भी कोई कंपनी के बिहाफ पे कोई काम करेंगे, जब भी कोई वर्क कंपनी के बिहाफ पे करेंगे, तो वो लोग कंपनी की एक मुहर होती है, एक सील होता है, उस मुहर से उसको वेरीफाई करेंगे, हाँ ये कंपनी ने काम किया। जैसे अ कंपनी में और मे नॉट मेंटेन अ कॉमन सील इफ इट इज कॉमन सील, इट इज अफिक्स्ड टू ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। और ये जो कॉमन सील होती है कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है। नहीं लगाया जाएगा तो उस वर्क किसी डॉक्यूमेंट पे कंपनी का मोहर या कॉमन सील नहीं लगी है, तो उस वर्क के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लगी है तो उस वर्क के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। और अगला होता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी 5वां ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ये क्या होता है? इसको ध्यान से देखिए। ट्रांसफर का मतलब होता है देना, और शेयर का मतलब, ट्रांसफर मतलब होता है देना, किसी दूसरे को देना, और शेयर मतलब अपना शेयर। तो द कंपनी ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट दैट नोन एज शेयर। कंपनी की जो कैपिटल होती है बच्चों, आगे भी मैं बता रहा हूँ, जो कंपनी की कैपिटल होती है वो कैपिटल
छोटे छोटे भागों में बटी होती है और उसके एक छोटे से भाग को हम शेयर करते हैं। ठीक है, these शेयर आर फ्री ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। और इस शेयर को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपए है और उसने क्या किया, 1 लाख को 100 रुपए के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, तो उस कंपनी के टोटल शेयर हो गए 1 लाख डिवाइड बाई 100 बराबर 1000। अब 1000 शेयर में मान लो मैंने 100 शेयर परचेज किया है, सपोज कर लो मैंने 100 शेयर परचेज किया है, कल भर मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो मैं क्या करूंगा, उस शेयर को बेच दूंगा और जब बेचूंगा वो किसी दूसरे को दे दूंगा, इंटरमीडिएट को दे दूंगा, डीपीएस को दे दूंगा। तो इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो शेयर को जो शेयर होता है हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि पार्टनरशिप में जो शेयर पार्टनर्स होते हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते। पार्टनरशिप जो होता है वो अपनी मेंबरशिप या शेयर होल्डिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जब तक या तुमकी डेथ हो या वो रिटायर करे तभी ट्रांसफर होगा, अदरवाइज वो ट्रांसफर नहीं करते हैं। जबकि शेयर्स में क्या होता है, कंपनी में जो मेंबर होते हैं वो अपने शेयर को 1% से दूसरे पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है सेपरेट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, यानी 6 पॉइंट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप क्या होता है, इसको जरा देखिए। देखिए बच्चों, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप का मतलब होता है कि जो इसके ओनर्स होते हैं और इसके जो मैनेजमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बता दूं, जब कोई कंपनी ओपन होती है तो उस कंपनी में वो कंपनी अपने शेयर को मार्केट में बेचती है। जब कोई कंपनी ओपन होती है तो अपने शेयर को मार्केट में बेचती है और जब मार्केट में शेयर बेचती है तो बहुत सारे लोग परचेस करते हैं। जैसे एग्जांपल में बात कर लूँ रिलायंस का, तो रिलायंस ने जब अपना शेयर मार्केट में इशू किया होगा तो उसके शेयर को यूपी वाला भी परचेस किया होगा, बिहार वाला भी, झारखंड वाला भी, पूरे इंडिया के लोगों ने परचेस किया होगा। साथ ही साथ उसके शेयर विश्व में भी परचेस किए गए होंगे, क्योंकि आईपीओ के थ्रू बिकता है। जब एफपीओ के थ्रू बिकेगा, आईपीओ के थ्रू बिकेगा तो पूरा शेयर विश्व के कहीं किसी कोने में कोई भी परचेस कर सकता है। तो हर व्यक्ति कंपनी का मैनेजमेंट में हिस्सा थोड़ी लेगा। मान लो कि उसके शेयर, रिलायंस शेयर 5 लाख लोगों ने खरीदा है, तो 5 लाख लोग पैसा लगाएंगे ना, तो कंपनी का मैनेजमेंट थोड़ी देखेंगे। तो अब क्या होगा, कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखेगा, तो जिसके पास शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा होगी, सारे शेयर होल्डर मिलकर के एक बोर्ड मीटिंग होती है, जिसमें कंपनी का प्रमोटर उस मीटिंग को बुलाता है और उस मीटिंग में प्रपोजल लगता है कि कंपनी को मैनेज कैसे किया जाए। तो सभी लोग मिलकर के सहमति से कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं, 5 व्यक्ति हो सकते हैं, 6 व्यक्ति हो सकते हैं, 8 व्यक्ति हो सकते हैं, जिनको डायरेक्टर कहा जाता है। और इनके बोर्ड को, उनके संगठन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, कंपनी का पूरा अफेयर्स, कंपनी का पूरा जो लेन देन होता है, जो भी एक्टिविटीज होती है उसको परफॉर्म करते हैं। जो ये शेयर होल्डर होते हैं, जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, इनका भी कंपनी में कुछ शेयर होता है और अगर कंपनी में शेयर नहीं है तो इनको कंपनी में शेयर परचेज करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं मेंबरशिप शेयर। जिसको क्या कहते हैं, मेंबरशिप शेयर। तो ये कंपनी के को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, तो जो मेंबर होते हैं वो पैसा लगा के साइड जाते हैं और उस मेंबरों की संख्या में से कुछ सेलेक्टेड पर्सन क्या करते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिलायंस के मुकेश अंबानी को ले लिया जाए, तो मुकेश अंबानी के पास लगभग रिलायंस का 40% शेयर है। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस का लगभग 40% शेयर है। तो मुकेश अंबानी क्या करते हैं, मुकेश अंबानी जी करते क्या है कि भाई सभी लोगों ने मिलकर उनको सीईओ सीएमडी बना दिया। अब कंपनी का पूरा अफेयर्स वगैरह देखते हैं। रिलायंस शेयर हम भी खरीदे हैं, हम भी रिलायंस के मेंबर हैं, बहुत सारे लोग रिलायंस के मेंबर होंगे, लेकिन वो कंपनी के मैनेजमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, यानी मैनेजमेंट अलग होगा और ओनरशिप अलग होगी। ओनरशिप में से कुछ लोग मिलकर के चुन करके मैनेजमेंट में जाते हैं, जो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट का वर्क देखते हैं। तो बच्चों, ये आपको हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया
इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और बाकी से बुक्स वगैरह में दी हुई हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती है? देखिए मैं आपको बता दूं, लॉ पढ़ेंगे तो कंपनी अलग अलग प्रकार की होती है, कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे तो कंपनी अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बच्चों, कंपनी को मैं कुछ भागों में बांटता हूं, ध्यान दीजिएगा। कंपनी कई प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस से बात करता हूं कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। जो इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बच्चों रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बेस पे कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं? रजिस्ट्रेशन के बेस पे कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं। रजिस्ट्रेशन के बेस पे बच्चों या इनकॉर्पोरेशन के बेस पे कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला होता है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है, चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी राजशाही तंत्र के द्वारा, किसी राजाओं के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। भारत में एक और एक ही केवल पहली और लास्ट कंपनी जो थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और पहली और लास्ट कंपनी थी जो चार्टर्ड कंपनी थी। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक चार्टर्ड कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर्ड कंपनी थी और पहली और अंतिम थी जो 16वीं सदी में स्टेब्लिश हुई थी, अब खत्म हो गई है। अब हमारे देश में किसी प्रकार की चार्टर्ड कंपनी कोई नहीं है। दूसरी कंपनी होती है, दूसरी प्रकार की होती है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक कंपनियां। स्टैट्यूटरी कंपनी आर दोज कंपनी व्हिच आर फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के संसद के द्वारा, किसी भी देश के संसद, लोकसभा या लोकसभा राज्यसभा नहीं कह सकते, आप एक वर्ड बोलते हैं संसद। किसी भी देश के संसद के द्वारा जो कंपनी स्टेब्लिश की जाती है उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। यानी संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो कंपनी का निर्माण होता है उसे हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम एग्जाम्पल ले लें LIC, RBI। LIC हुआ, RBI हुआ, SBI हुआ, ठीक है, FCI हुआ, ठीक है, ये सब कंपनियां हैं। रेलवे भी एक प्रकार का कंपनी है। इंडियन रेलवे भी एक प्रकार का स्टैट्यूटरी कंपनी है जो लॉ के द्वारा डेवलप किया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसके बाद तीसरी जो होती है वो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के द्वारा, वो कंपनियां जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती हैं, ऐसी कंपनी को हम इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहते हैं। भारत में कुछ कंपनी को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हैं। रिलायंस, टाटा, मतलब भारत में जो भी कंपनियां इसमें हैं, RBI, LIC, FCI को छोड़ दिया जाए और इंडियन रेलवे को छोड़ दिया जाए तो भारत में इवन बैंक भी एक कंपनी है, SBI भी एक कंपनी है। SBI क्या है? एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसको संसद के द्वारा ये छूट मिला है कि अपने आप के हित में चाहे कंपनी लगाओ चाहे ना लगाओ, डिपेंड ऑन यू आर फ्री, ठीक है। और इसके बाद एक गवर्नमेंट कंपनी होती है जो इंडियन कंपनी है 1956 या 2013 में रजिस्टर्ड होती है, ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहते हैं।
ऐसी कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनियां कितने प्रकार की होती है, नेशनलाइजेशन के आधार पर कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। आपको बता दूं नेशनलाइजेशन के बेस पे कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है डोमेस्टिक कंपनी और दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। पहली होती है डोमेस्टिक कंपनी और दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी कंट्री के अंदर बिजनेस करती है। डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो खुद के देश के द्वारा एस्टेब्लिश की कंपनी होती है, जैसे रिलायंस हमारी डोमेस्टिक कंपनी है। लेकिन यही रिलायंस जब बाहर जाकर बिजनेस करती है तो उनके लिए ये फॉरेन कंपनी होती है। जैसे कोका कोला अमेरिका की विदेशी है, ये हमारे लिए विदेशी है। जब कोई कंपनी जिस देश में एस्टेब्लिश होती है, जिस देश में रजिस्टर्ड होती है और वहां पर बिजनेस करती है, ऐसी कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं। जबकि फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड तो किसी और कंट्री में होती है, लेकिन बिजनेस किसी और कंट्री में करती है। जैसे रिलायंस कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में, बिजनेस करती है विश्व में। कोका कोला कंपनी रजिस्टर्ड है अमेरिका में, बिजनेस करती है इंडिया में। ठीक है। ओप्पो वीवो रजिस्टर्ड है चाइना में, बिजनेस करती है इंडिया में। तो इंडिया के लिए क्या है, फॉरेन, वो हमारे फॉरेन कंपनी है। लेकिन वही वीवो और ओप्पो जब चाइना में जाएंगे तो उनको कहा जाएगा देसी कंपनी, वहां पे डोमेस्टिक कंपनी कहा जाएगा, लेकिन हमारे लिए क्या है, फॉरेन कंपनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलाइजेशन। अब तीसरा होता है बच्चों on the basis of holding के बेस पे कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। होल्डिंग के बेस पे कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, एक सब्सिडी कंपनी और एक होल्डिंग कंपनी। तो सबसे पहली कंपनी होती है सब्सिडियरी कंपनी और दूसरी कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी। ठीक है बच्चों। सब्सिडी कंपनी क्या होती है, सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जिसका शेयर कोई दूसरी कंपनी, जिसका शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास जाते हो तो वह कंपनी सब्सिडी कंपनी कहलाती है। जैसे मान लीजिए दो कंपनियां हैं ए और बी, और होल्डिंग कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी कंपनी का शेयर ज्यादा होल्ड करती है। जैसे होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी कंपनी का अधिक से होल्ड कियो उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं, होल्ड कियो तो उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जिसका शेयर कोई दूसरी कंपनी होल्ड की होती है, उसे सब्सिडी कंपनी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करूं, एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। ए ने क्या किया है, बी का 40% होल्ड कर रखा है, मतलब बी कंपनी में जो पैसा लगा है वह ए कंपनी का 40% है। तो उस केस में ए कंपनी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और बी कंपनी सब्सिडी कंपनी। दोबारा समझिए, एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है। ए ने क्या किया, बी कंपनी में 40% पैसा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, 40% से परचेज किया है। तो उस केस में ए कंपनी, जो कंपनी ए है वो होल्डिंग होगी, ये कंपनी होल्डिंग होगी, अब बी कंपनी सब्सिडी होगी। एक कंपनी जिसका शेयर होल्ड करती है तो जो होल्ड करती है होल्डिंग कंपनी होती है, होल्ड मतलब अक्वाई करना, और सब्सिडी का सबका मतलब होता है देना। तो जो अपना शेयर किसी दूसरी कंपनी को देती है उसे कहते हैं सब्सिडी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी क्लियर हुआ, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी क्लियर हो गया। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के बेस पे कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं, तो चौथा नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के बेस पे कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। पब्लिक के इंटरेस्ट पे बच्चों ये बता दो आपको, बच्चों भाइयों बता दो कि
पब्लिक इंटरेस्ट की बेस पे कंपनियां 3 प्रकार की होती है। एक अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी, एक कंपनी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटीज की होती है, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है और एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और अगला होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मेंबर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी आर दोज कंपनी where there is no limit on the liabilities of its member, the liabilities of member is unlimited। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनियां जितनी थी इनको बंद कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में बच्चों इंडिया में जितनी भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज टाइप की कंपनी थी इसको बंद कर दिया गया। इसका मतलब होता है when a company suffer loss and the company's property is not sufficient। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब होता है कि when a company suffer loss and the company's property is not sufficient to pay off its debt, the private property of its member will be used to meet the claim for creditors। यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब है कि अगर जो कंपनी की पर्याप्त संपत्ति डेट का पेमेंट करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है तो कंपनी क्या करेगी, इसके जो मेंबर है उनकी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा और उसको बेच करके पैसा वसूल के डेट का पेमेंट करेगा। तो भारत में वर्तमान में इस टाइप की किसी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है या इस प्रकार की कंपनियां भारत में एस्टेब्लिश नहीं। दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी का मतलब भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कभी कभी कुछ मेंबर ऐसे होते हैं अपनी कंपनी का मेंबर कहते हैं या अपनी कंपनी का मेंबर तो मुझे चाहिए और वो कंपनी को विश्वास दिलाते हैं, कंपनी को भरोसा दिलाते हैं, कंपनी को भरोसा दिलाते हैं कि कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी, ये फला सिचुएशन अगर आता है तो मैं आपकी कंपनी में फला अमाउंट देने के लिए तैयार हूं। एग्जाम्पल, किसी मेंबर ने किसी व्यक्ति ने ये बोला कि अगर तो आपकी कंपनी में मशीन खराब हो जाएगा तो मशीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए मैं दूंगा, मुझे अपना मेंबर बनाएंगे। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। भारत में इस प्रकार की कोई कंपनी इसमें रन नहीं कर रही है क्योंकि गारंटी वारंटी का कोई मतलब नहीं रहा आज के जमाने में। जो चले तो शाम तक, चांद तक, नहीं तो रात तक। अब कोई गारंटी वगैरह नहीं हो रही बच्चों, गारंटी चीजें बंद कर दी गई है। गारंटी का कंसेप्ट को बंद कर दिया गया है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हुई है। अब अगला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी, मेरी बात को समझिएगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है जब कोई कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करके लोगों को अपना मेंबर बनाती है, जब कोई कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करके उनको अपना मेंबर बनाती है तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो होती है 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्राइवेट कंपनी। अब याद रखिएगा ध्यान से आप लोग, प्राइवेट कंपनी। दूसरा होता है पब्लिक कंपनी। और एक नया कंसेप्ट आया है
पर्सन कंपनी, ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, इट मींस ओपीसी, यानी ओपीसी वन पर्सन कंपनी। कोई दिक्कत? हमने मुख्य रूप से 1, 2, 3 और 4 प्रकार की कंपनियां बताई। पहली कंपनी जो होती है, एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन की बेसिस पर कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन की बेसिस पर कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग के बेसिस पर कंपनियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट की बेसिस पर कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, ये 2 प्रकार की होती, 3 प्रकार की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी या ओपीसी। ठीक है बच्चों, इतना मैंने बता दिया, आप इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ओके, देख लो ध्यान से आप सभी लोग।